अब राइट टू फ्रीडम देख लेते हैं। राइट टू फ्रीडम कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 से 22 तक, ठीक है। तो जो आर्टिकल 19 है उसमें क्या मेंशन्ड है? 6 फंडामेंटल फ्रीडम मेंशन्ड है कि आर्टिकल 19 के तहत हमारे जो 6 फ्रीडम है जो एक इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस को इंश्योर करते हैं, वो कौन कौन से हैं? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने और एक्सप्रेस करने की आजादी। हम समाज में किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना, किसी दूसरे को परेशान करे बिना अपनी बात रख सकते हैं, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा क्या है? असेंबली। ये कैसे हो सकती है? पीसफुली। अगर हमें एकत्रित होना है तो हम पीसफुली एकत्रित हो सकते हैं और विदाउट आर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई भी मीटिंग करनी है, या अभी जैसे शादियों का माहौल चल रहा है, तो हमें शादी में असेंबल होना है या एकत्रित होना है, तो हम कैसे होंगे? पीसफुली विदाउट आर्म्स। हमारे पास हथियार नहीं होने चाहिए और हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहे हैं, तो हम असेंबल हो सकते हैं, हम इकट्ठे हो सकते हैं। तो राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। फिर एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। तो इसका एग्जांपल है कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं, हम एनजीओ बना सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक राइट है, राइट टू एसोसिएशन। और भी कोई ग्रुप चाहे तो हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा राइट टू मूवमेंट, राइट टू मूवमेंट इसमें है विद इन इंडिया। मतलब ये जो राइट टू मूवमेंट का राइट है आर्टिकल 19 के तहत, तो चूंकि हम भारतीय नागरिक हैं तो हम भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं। वो हमें ये जो राइट है ये पावर देता है कि हम भारत के किसी भी कोने में घूमने जा सकते हैं, ठीक है। तो राइट टू मूवमेंट विद इन इंडिया, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि जो SC/STs हैं उनकी राइट्स अफेक्ट नहीं होने चाहिए, और कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहां इनर लाइन परमिट है, तो वहां की गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है इन एरियाज को विजिट करने के लिए, तो ये इसके एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन हम जो एरियाज सेंसिटिव नहीं है या जो नॉर्मल एरियाज हैं वहां कभी भी जा सकते हैं, तो मूवमेंट विद इन इंडिया रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। वो हमारा राइट है। इसके बाद रेसिडेंस, हम इंडिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं, हम भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं, बच सकते हैं, तो वो भी राइट कहां से आता है? आर्टिकल 19 से। राइट टू प्रोफेशन, मतलब हम कोई भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो जॉब हो वो स्टेट की यूनिटी, इंटीग्रिटी या सुवेरेनिटी को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हम कोई भी जॉब प्रैक्टिस कर सकते हैं जो लॉफुल हो, मतलब किसी लॉ को या किसी एक्ट को वायलेट नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो कौन से 6 राइट फंडामेंटल राइट में मेंशन्ड है राइट टू फ्रीडम में? राइट, वो आर्टिकल 19 में जो मेंशन्ड है वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू एसोसिएशन एंड यूनियन, राइट टू मूवमेंट फ्रीली विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रेसिडेंट, राइट टू प्रोफेशन, ठीक है। ये राइट्स मेंशन्ड है आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 20 में आते हैं। प्रोटेक्शन इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो जो आर्टिकल 20 है
वो इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शन देता है अगर वो एक्यूज्ड है, अगर उनके खिलाफ किसी क्रिमिनल लॉ को वायलेट करने का आरोप लगा है, अगर वो एक्यूज्ड है तो उन्हें भी कुछ प्रोटेक्शन दी गई है हमारे संविधान के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन्हें भी कुछ प्रोटेक्शन दी गई है, जिसमें से पहली प्रोटेक्शन क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब इसका क्या मतलब है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि जो इंडिविजुअल है वो खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है, अगर आपको पुलिस लॉकअप में बंद करके फोर्स कर रही है, तो ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 20 के थ्रू। मतलब आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप खुद के खिलाफ गवाही दें। इसलिए ये क्या है, ये है नेगेटिव राइट। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना नेगेटिव और पॉजिटिव राइट की, तो ये नेगेटिव राइट किस सेंस में है कि ये रेस्ट्रिक्ट करता है किसके, स्टेट के एक्शन को। ठीक है, और पुलिस क्या है, पुलिस स्टेट का पार्ट है। ठीक, तो ये स्टेट के एक्शन को रेस्ट्रिक्ट करता है। आर्टिकल 20। ठीक है, हमने सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात कर ली। नो डबल जियोपार्डी। अब नो डबल जियोपार्डी का क्या मतलब है, तो आपको किसी भी लॉ के वायलेशन के लिए या आपको किसी भी क्रिमिनल एक्शन के लिए दो बार पनिश नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि किसी इंडिविजुअल ने चोरी की, तो उस चोरी के लिए उसको अगर 3 साल की सजा हुई है तो वो एक बार ही हो सकती है, उस चोरी के लिए उसे दोबारा सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो इसी का मतलब है नो डबल जियोपार्डी। ठीक, अगर उस इंसान ने कुछ दूसरा क्रिमिनल लॉ वायलेट किया है या कोई दूसरा क्रिमिनल एक्ट किया है तो उसके लिए उसे और सजा हो सकती है, लेकिन एक लॉ वायलेट करने के लिए उसे 2 बारी सजा नहीं दी जा सकती। वो मतलब है नो डबल जियोपार्डी का। ठीक है, फिर तीसरा नो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अब कोई आपने एक्ट किया था और लॉ अभी आया है तो उसके लिए आपको पनिश नहीं किया जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो हमारे नोट थे 1000 के और 500 के, उनको इलीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया 2016 में। ठीक, तो अब 2016 के बाद से अगर किसी के पास वो नोट पाए जाते हैं तो उसे पनिश किया जा सकता है लॉफुली, लेकिन उसके पहले तो हम ऐसा नहीं बोल सकते थे। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है नो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। मतलब जो लॉ जब आया है, जब अप्लाई हुआ है, उसके बाद अगर उसका वायलेशन होता है तो ही आप पनिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि लॉ अभी आया है और आप 10 साल पहले किसी ने उस लॉ को वायलेट किया था लॉ आने से पहले, तो आप उसे पनिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कहां से आया है, आर्टिकल 20 से, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन हमने बात कर ली, नो डबल जियोपार्डी हमने बात कर ली, नो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट ये भी हमने बात कर ली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब एक इंडिविजुअल जो इंडियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसे इंडिया में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का हक है। मतलब कि वो अपना जीवन जी सकता है, अगर उसके लाइफ में कोई भी डेंजर है तो स्टेट इंश्योर करेगा कि उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो ये राइट कहां से आता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है राइट टू लिव विद डिग्निटी, इंक्लूड राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एटसेट्रा। तो
इसमें जो राइट टू प्राइवेसी वाला है वो हमने देखा था, एक इंपॉर्टेंट केस हुआ था KS पुट्टास्वामी केस। तो इसमें बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी है वो इनहेरेंट पार्ट है राइट टू लाइफ का, और वो इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राइवेसी का वायलेशन नहीं हो सकता। ठीक, तो और आर्टिकल 21 ये भी बोलता है राइट टू डाई विथ डिग्निटी, ये भी राइट टू लाइफ का ही पार्ट है, और यहां से डिराइव हुआ है कॉन्सेप्ट पैसिव यूथानेशिया। अब देखिए, राइट टू लिव में, राइट टू लाइफ में राइट टू डेथ भी आता है। राइट टू डाई विद डिग्निटी मतलब आपकी मौत भी हो तो वो डिग्निफाइड हो, मतलब वो रिस्पेक्टफुल हो। आपकी मौत भी हो तो वो रिस्पेक्टफुल हो, तो उसके लिए एक यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट है। यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट है सेल्फ किलिंग या सेल्फ डाइंग। ठीक है, अगर इंडिविजुअल के लाइफ में कोई ऐसा फेस आता है कि उसे लगता है कि उसके सर्वाइवल से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसकी फैमिली में, या उसके सर्वाइवल से इकोनॉमिक बर्डन आएगा उसकी फैमिली में, तो वो यूथेनेशिया ले सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में केवल पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, मतलब खुद को वो मारने के लिए एक विल बना सकते हैं, लेकिन वो पैसिव होगा। पैसिव का मतलब है कि एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब है कि या तो उन्हें फोर्सफुली मारा जाए या जहर देके मारा जाए या कोई दूसरा एक्शन हो जिसके कारण उनकी डेथ हो, वो एक्टिव यूथेनेशिया होता है। लेकिन पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है कि अगर उनका रिवाइवल नहीं हो सकता, मतलब कि अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है कि वो डेथ बेड पे है, मतलब वो कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाएगी, 6 महीने बाद उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा पेनफुल है, तो उस केस में हम पैसिव यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, या वो इंडिविजुअल पैसिव यूथेनेशिया यूज कर सकते हैं कि जो उनका सपोर्ट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अगर वो वेंटिलेटर में है तो उनका वेंटिलेटर हटा दिया जाए और उन्हें पैसिव यूथेनेशिया फॉलो करने दिया जाए, जिससे उनकी डेथ जल्दी हो सके, और जो उन्हें 6 मंथ का पेन है या जो एक्सट्रीम पेन है वो ना फेस करना पड़े। ठीक है, तो जो राइट टू डाई विद डिग्निटी है वो राइट टू लाइफ का ही पार्ट है, और वो पैसिव यूथेनेशिया भी प्रमोट करता है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट टू लाइफ का, और राइट टू एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे राइट्स इसमें मेंशन्ड है, जैसे राइट टू मैरी एक राइट टू लाइफ का ही पार्ट है, राइट टू क्लीन एयर भी राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। तो जो राइट टू लाइफ है वो बहुत एक डाइवर्स राइट है, और इसमें बहुत सारे राइट्स इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 21 में है राइट टू एजुकेशन। ठीक, तो ये क्या प्रमोट करता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स। मतलब जो हमारे चिल्ड्रन है या हमारे जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के, उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रमोट करता है आर्टिकल 21A, और ये एक पॉजिटिव राइट है। क्यों? ये गवर्नमेंट एक्शन को इनिशिएट करता है। ठीक है, इसलिए एक ये पॉजिटिव राइट है। ठीक, तो आर्टिकल 21 क्या इंश्योर करता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 16 to 14 ईयर, और इसके लिए हम लेके आए थे RTE एक्ट 2009।
इस आर्टिकल 21A को इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 आया, 2009 में आया था, जो एक पॉजिटिव राइट है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 22 में क्या मेंशन है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या करता है? सेफ गार्ड करता है अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। ठीक है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी से कुछ हमारे लॉस डिराइव किए गए हैं। उस लॉस में क्या बोला गया है कि वीमेन को या औरतों को कैन नॉट बी अरेस्टेड एट नाइट। ठीक, दूसरा क्या है कि पुलिस should have women officers to arrest and interrogate women। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल राइट्स हैं जो सेफ गार्ड करते हैं अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। इसके अलावा जो डिटेंशन है इसमें भी लिमिट है, मैक्सिमम 6 मंथ्स। इसके बाद एक बोर्ड बनाया जाएगा और ये जो बोर्ड है ये डिसाइड करेगा कि जो डिटेंशन है वो लीगल है या इलीगल है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 22 है वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट या इलीगल डिटेंशन। अब डिटेंशन क्या होता है? तो कुछ केसेस में अगर पुलिस को या सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है कि ये एलिमेंट या ये इंडिविजुअल सोसाइटी में लॉ पीस एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करेगा, तो उसको वो बिना चार्जशीट के या बिना एफआईआर के या बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं और उसे लॉकअप में रख सकते हैं या डिटेन कर सकते हैं। उसे डिटेंशन नाम दिया गया है। ठीक है, तो वो जनरली पीस एंड ऑर्डर इंश्योर करने के लिए, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी सोवरेनिटी ऑफ इंडिया इंश्योर करने के लिए किया जाता है। तो आर्टिकल 22 इलीगल या आर्बिट्ररी अरेस्ट से प्रोटेक्ट करता है और उसमें लिमिट भी लगाई गई है 6 महीने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं। इसमें 2 राइट है, आर्टिकल 23 और 24। तो ये जो इंडिविजुअल्स है या ग्रुप है सोसाइटी में, उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर। जैसे कि हम सोसाइटी में देखते हैं कि कहीं कहीं जो ग्रुप्स हैं या जो लेबरर्स हैं उनसे फोर्सफुली काम कराया जाता है। जैसे कि एक मैंडेटेड वैल्यू होती है कि मिनिमम जो लेबर है या मिनिमम जो कॉस्ट है एक दिन के काम की, फॉर एग्जांपल अगर वो मनरेगा में 200 है या गवर्नमेंट ने या लेबर मिनिस्ट्री ने उसकी कुछ वैल्यू फिक्स की होती है, तो अगर उससे कम दिया गया है किसी लेबर को उसके काम के लिए, तो वो फोर्स लेबर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी लेबरर को उसके काम के लिए एक मिनिमम वैल्यू या मिनिमम पैसे देने चाहिए। अगर वो उससे कम दिया जाता है वो तो फोर्स लेबर के कैटेगरी में आएगा और हमारा जो आर्टिकल 23 है उसे रोकता है या उसे प्रोहिबिट करता है। और अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो उसे जेल या फाइन हो सकता है। तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है? नो फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड। क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कई सारे कारण से हो सकता है।
ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता है, सेलिंग ऑफ ऑर्गन्स के लिए, ठीक, मैरिज के लिए, स्लेवरी के लिए, या प्रोस्टिट्यूशन के लिए। और ये सारी चीजें अगर देखेंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोर्स लेबर का ही पार्ट है और इंडिविजुअल का एक्सप्लॉयटेशन होता है इन सारी चीजों में। तो इसे प्रोहिबिट करने के लिए हमारा आर्टिकल 23 है, जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोविजन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर। नो चाइल्ड अंडर 14, ये एज है, एज 14 कैन वर्क इन हजार्डियस इंडस्ट्रीज। मतलब जैसे कि हमने देखा आर्टिकल 21 में क्या था, आर्टिकल 21A में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन था। कब तक? 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो आप देखेंगे आर्टिकल 21A में और आर्टिकल 24 में कोरिलेशन है कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज तक, मतलब 6 से 14 साल तक बच्चे को कंपलसरली पढ़ाई ही करनी है, वो नौकरी नहीं कर सकता या वो लेबर नहीं कर सकता। तो इसलिए आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को। कब तक? 14 ईयर्स तक। वो 14 साल तक किसी भी हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर सकता। लेकिन फिर आप लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट आता होगा कि जो मूवीज है, जो हम सिनेमा देखते हैं, उसमें तो बच्चे काम करते हैं, चिल्ड्रन काम करते हैं, रोल करते हैं। ठीक है, तो पहली बात वो हजार्डस इंडस्ट्री नहीं है, और दूसरी बात कि वहां ये इंश्योर किया जाता है कि जो चिल्ड्रन है या जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई हैम्पर ना हो, उनकी पढ़ाई अफेक्ट ना हो, वो पैरेलली अपनी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो आर्टिकल 24 का वायलेशन नहीं है। ठीक, तो हमारा आर्टिकल 24 क्या बोलता है? चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, है ना, और नो चाइल्ड अंडर 14 ईयर कैन वर्क इन हजार्डस इंडस्ट्रीज। ठीक है, 14 साल के बाद वो काम कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में, लेकिन उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और वो सब उनको देनी पड़ेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए, जो रिलीजन है या धर्म है, उसका चीफ बेसिस है जो सोसाइटी है उसको इंटीग्रेट करना। सॉरी, हमारे जो धर्म बनाए गए थे, तो सबसे पहले उनका मोटिव ये था कि जो हमारे समाज में लोग थे ना, वो बिखरे हुए थे, तो उनको इंटीग्रेट करना या उनको मिला के एक सोसाइटी बनाना, वो जो धर्म था उन्हें बनाने का बेसिस था। और जो हमारे धर्म है उनको प्रमोट करने के लिए या फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखे हैं। इसको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ये मेंशन्ड है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, आर्टिकल 25 to 28। ठीक है, अब इसमें जो पहला राइट है वो आर्टिकल 25 है। वो क्या बोलता है? आर्टिकल 25 क्या बोलता है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन। प्रैक्टिस मतलब आप कोई भी रिलीजन फॉलो या प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। फॉर एग्जाम्पल